हम करेंगे पोस्ट कोल्ड वार एरा। कौन सा युग करेंगे? उत्तर शीत युद्ध कालीन विश्व, इसकी चर्चा करेंगे। ये कैसा हो गया? सबसे पहले जो बड़ा काम हुआ उत्तर शीत युद्ध काल में, वो थी साम्यवाद की विदाई। ब्रेजेंस्की, कई बार इसकी चर्चा आएगी, इसने कहा कि ये क्या है? एक शानदार विफलता है। फुकुयामा बोला कि अब मार्क्सवाद है, ये फैल हो गया है, इसको कहां फेंक दो? रद्दी की टोकरी में फेंक दो इसे। और अब हो गया है एंड ऑफ हिस्ट्री। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद ने, आर्थिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद ने, और शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। टॉप विचारधारा उदारवाद, अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र की बजाय लिबरल डेमोक्रेसी, और अर्थव्यवस्था के रूप में समाजवादी साम्यवादी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बजाय पूंजीवादी निजी अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए साबित कर दिया है। साम्यवाद की विदाई के साथ साथ और क्या काम हुआ? विदाई हुई कहां? देखिए, साम्यवाद फैला हुआ था कहां? यूएसएसआर में। साम्यवाद फैला हुआ था पूर्वी यूरोप में, यहां से विदा ले गया। यूएसएसआर के जो 15 के 15 टुकड़े हुए, न केवल यूएसएसआर से साम्यवाद विदाई ले गया, बल्कि यूएसएसआर का विखंडन और हो गया। और इसके कितने टुकड़े हुए? 15। आपको ये 15 टुकड़े याद रखने पड़े। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मालदोवा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे ऐसे करीब 15 टुकड़े हैं। कई बार पूछते हैं इसमें से कौन सा टुकड़ा है, तो अधिकांश तो आप जानते हैं। 2-3 टुकड़े जिनको आपको ये लगे ना ये मैं भूल सकता हूँ, मालदोवा भूल जाओगे आप, अजरबैजान और जॉर्जिया, यही भूलते हो आप। ज्यादा से ज्यादा 3-15 याद नहीं करने, क्योंकि बाकी तो आपको याद है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो आपको देखते ही पहचान जाओगे। मध्य एशिया को, लातविया, लिथुआनिया वो पहचान जाओगे, बेलारूस, यूक्रेन पहचान जाओगे, जॉर्जिया, मालदोवा और अजरबैजान, 1 आधा देश हो रहे, तो आपको टोटल कितने देश याद करने? 4 देश याद करने, बाकी 11 आपको याद है। यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, 15 में किसी में भी साम्यवाद नहीं है। सब ने पाश्चात्य पूंजीवादी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया, भले कामयाब नहीं हुए, वो अलग मुद्दा है। दूसरा है पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के कितने देश? 8 देश। 7 वो जो सैटेलाइट हैं किसके? यूएसएसआर के, और 1 देश जो अब यूगोस्लाविया। तो टोटल कितने देश हो गए ये? 8। इन 8 देशों में भी साम्यवाद विदाई ले गया। सबसे पहले पोलैंड में चला सोलिडरिटी आंदोलन, फिर हंगरी में फैला आंदोलन। यहां ये जो सिविल सोसाइटीज थी, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पोलैंड में जो आंदोलन की शुरुआत हुई 1988 1989 में, 88 के आसपास हो गई थी, हुआ था प्रदूषण को लेके, और कुछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। सरकार ने उन मजदूरों को घेर लिया। तो इन मजदूरों का एक नेता था जो इंजीनियर था, वो उस जेल उसको तोड़ के, घेरे को तोड़ के बाहर चला गया, और उसने फिर एक पूरा आंदोलन खड़ा किया सोलिडरिटी के नाम से। और देखते देखते आंदोलन इतना फैला कि आम वर्ग का समर्थन मिला, सारे लोग खड़े हो गए, और सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज ने मिलके, लोगों ने खुद ने मिलके और वहां का काम कर दिया। पोलैंड से फिर चीज हंगरी में फैल गई, फिर सब जगह फैल गई, और देखते देखते फिर एक दिन बर्लिन की दीवार गिर गई। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी नवंबर 1989 में, तो हमने कहा अब शीत युद्ध का क्या हो गया है? अवसान, क्योंकि ये प्रतीक थी शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध के अवसान का प्रथम संकेत, बड़ा संकेत कौन सा है? वो है बर्लिन की दीवार का गिरना। और इसके साथ ही
यूएसएसआर 1 और 8 देश कौन से? पूर्वी यूरोप के। यहां से कौन विदाई ले गया? साम्यवाद विदाई ले गया। अब साम्यवाद विदाई तो ले गया, विखंडन भी तो कर गया। तो हमने कहा साम्यवाद की विदाई के साथ साथ साम्यवादी देशों का विखंडन और हो गया, ये टूट गए। और टूटने वाले देशों में 3 देश प्रमुख है। एक खुद टूट गया, यूएसएसआर। कितने टुकड़े हुए? 15। यूएसएसआर का जो विखंडन है उसको अपन वेलवेट डाइवर्स बोलते हैं। वेलवेट डाइवर्स होता है मखमली अलगाव। ऐसे अलगाव आप आमिर खान के देखते हैं। आमिर खान हाथ जोड़ लेता है, तू तेरे मैं मेरा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेमपूर्ण संबंध रखेंगे, कोई भविष्य में जरूरत तो आना साहब साथ पिएंगे, नहीं है तो तू कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ना नहीं है, शांति से क्या हो जाना है अलग। तो मैं यही चाह रही थी भाई तू अलग ही हो जा मेरे से, मेरी इच्छा होगी तो मैं कभी आऊंगी, तेरी इच्छा तू आया कभी, चाय पिलाऊंगी तेरे को। 15 के 15 अंग एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं। कोई किसी के साथ है, रूस कह रहा है मैं भी नहीं रहना चाहता, लातविया कहता है मैं भी नहीं रहना चाहता, तो फिर अपना साथ है क्यों? तो 15 ने क्या किया? कौन से अलगाव बोलते हैं इसको? इसको वेलवेट डाइवर्स बोलते हैं। देखिए 2 प्रकार के डाइवर्स होते हैं। एक तो थप्पड़ मुक्की वाले डाइवर्स, जिसमें आप डाइवर्स लेना चाहते हैं लेकिन अगला देना, यहां तो स्वैच्छिक है, प्रेम पूर्वक सारे अलग हो गए, कोई झगड़ा नहीं है, वेलवेट डाइवर्स। लेकिन ऐसा वेलवेट डाइवर्स और नहीं हुआ, एक का और हो गया। किसका? चेकोस्लाविया का। चेकोस्लाविया के 2 पार्ट हो गए, चेक और स्लोवाकिया। चेको ये 2 हो गए, ये भी ठीक हो गया। लेकिन जो परसों हुआ वो युगोस्लाविया का बहुत भारी हुआ, इसमें बहुत दर्द हुआ। टुकड़े तो 7 हुए लेकिन संघर्ष बहुत हुआ। और एक दिन तो ऐसा संघर्ष हुआ कि इसके राष्ट्रपति को मृत्युदंड देना पड़ा, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा मिलोसेविच को। और इसके जो 7 टुकड़े हुए ना, ये तो फिर भी कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर कौन से पूछे जाते हैं? ये सर्बिया, मेरे भी याद नहीं रखे, देखो कोसोवो, ये लास्ट ये टुकड़ा था कोसोवो। इसी में जो नरसंहार किया था, उसी की वजह से जो मिलोसेविच था वहां का राष्ट्रपति, उसको मृत्युदंड दिया गया था। कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये एक ही पार्ट है, बरस बोस्निया हर्जेगोविना। उसके बाद मोंटेनिग्रो, मोंटे कार्लो सुना है, वो स्वेटर वाली कंपनी है, ये मोंटेनिग्रो है। तो ऐसे करके और 7 टुकड़े किसके हो गए? युगोस्लाविया। ये 7 टुकड़े आपको हर हालात में याद रखने पड़ेंगे। सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, क्रोएशिया। ये तो आपके याद रह जाता है, स्वेटर बनाने काम आता है। क्रोएशिया, 2 ही टुकड़े आप याद कर लेना, सारे मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसे करके कितने टुकड़े हुए इसके? 7 टुकड़े हुए। तो हमने देखा कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ये 2 बड़ी चीजें हुई, साम्यवाद की विदाई और साम्यवादी देशों का विखंडन। अगली बड़ी घटना क्या घटती है ये देखते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। अब एक एक करके ऐसी हम घटनाओं की चर्चा करते जाते हैं। अब आ गया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आ गई है अमेरिकन हेजेमनी, और इस अमेरिकन हेजेमनी में आ गया है पैक्स अमेरिकाना। ठीक है, पैक्स अमेरिकाना। और क्या हो गया? ठीक है, और नहीं, एक और शब्द रह गया, यूनिपोलर वर्ल्ड। ये आ गया। ये चारों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर हमने अब तक 2 ही प्रकार का देखा है। एक वो जिसमें 5-6 शक्तियां थी और लगभग की शक्तियां बराबर थी, एक बैलेंसर हुआ करता था ब्रिटेन जैसा। ये थी कौन सी? ये कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था ये बताओ?
पावर बैलेंस वर्ल्ड ऑर्डर, शक्ति संतुलन की व्यवस्था। फिर वो चली गई, फिर अजीब सी व्यवस्था आई, फिर 45 साल तक एक स्थायी व्यवस्था आई जिसको हम कौन सा बोलते हैं, बायोपोलर। तो एक थी वो मल्टीपोलर कह लो उसको, बट उसका सही नाम मल्टीपोलर नहीं है, उसका सही नाम क्या है, पावर बैलेंस ऑर्डर था। फिर बायोपोलर मॉडल आया, और अब कौन सा मॉडल आ गया है, यूनिपोलर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तात्पर्य है कि अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, और अब किसकी दादागिरी आ गई है, अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन प्रभुत्व आ गया है। और अब इस संसार में शांति का ठेका, व्यवस्था का ठेका, ऑर्डर बनाने का ठेका किसके पास है, अमेरिका के पास। इसको बोलते हैं हम पैक्स अमेरिकान। अब हम संसार में किसकी छत्र छाया में रह रहे हैं, सारे देश अमेरिका की। अब ये व्यवस्था आ गई है। अब जो बैलेंस ऑफ टेरर था, आतंक का संतुलन जो था, अब ये महत्वपूर्ण नहीं बचा है आतंक का संतुलन। अब कोई आतंक का संतुलन नहीं है, कोई परमाणु बमों का भय खत्म हो गया 90 तक आते आते, क्योंकि परमाणु भय का तो तब तक था ना जब दो महाशक्तियां थी, अब काय का है। अब एक तो शक्ति बर्बाद हो गई है, वो रोटी खाए या परमाणु बम चलाए। तो ये आतंक का संतुलन था, ये चेंज हो गया, और ये काय क्या आ गया, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हित का संतुलन। और हितों के जो संतुलन साधे गए, उसमें कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए, आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए। अब संसार का स्वरूप बदल गया है, और संसार में जो मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो मुद्दे कौन से हैं, आर्थिक मुद्दे। देखिए, मुद्दे कभी भी स्थायी नहीं होते। कोई एक टाइम था जब सैन्य मुद्दे और सुरक्षा मुद्दे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते थे, उनसे कहते थे हमें हथियारों की टेक्नोलॉजी दे दो, हमें हथियार दे दो, पाकिस्तान से झगड़ना है, चाइना से सुरक्षा करनी है। 1990 के बाद हम जब भी गए तो हमने क्या कहा, हमें एमएनसी दे दो, हमें पैसा दे दो, डॉलर दे दो, आर्थिक सहायता दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो। पूरा परिदृश्य ही बदल गया। आज 10 से 1 साल तक हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमें क्या दे दो आप, हमें वो दे दो, ग्रीन टेक्नोलॉजी दे दो, और हमें बता दो कि अच्छी तरह से सौर ऊर्जा कैसे बनती है, सोलर प्लांट कैसे बनते हैं, विंड एनर्जी कैसे बनती है, हम कैसे निपटे पर्यावरण, पानी साफ करने वाली टेक्नोलॉजी दे दो। अभी पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। और 2030 के बाद हम जाएंगे ना, तो हम कहेंगे कि एआई से निपटे कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा कैसे करें। तो मुद्दे बदलते रहते। तो मैंने कहा पोस्ट कोल्ड वार एरा 1990 के बाद अब परमाणु बम और सुरक्षा के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है। अब कौन से हित, आर्थिक हितों का वर्चस्व हो गया। तो हम इस मुद्दे को हटा देते हैं और हम कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वार एरा में कौन से हित महत्वपूर्ण हो गए हैं, आर्थिक हित महत्वपूर्ण हो गए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट महत्वपूर्ण हो गए। अब जैसे ही आर्थिक हित महत्वपूर्ण हुए तो हमने देखा कि अब इस संसार में कौन छा गई है, एमएनसी छा गई है। अब इस संसार में जो सैन्य संगठन थे वो या तो खत्म हो गए हैं और या गायब, वो कमजोर हो गए। वारसा गायब हो गया, सिएटो गायब हो गया, सेंटो पहले ही गायब हो गया था, अंजुस गायब हो गया, एक बचा कौन सा, नाटो, उसने अपना स्वरूप चेंज कर लिया। सैन्य संगठनों का जमाना चला गया और अब जो जमाना आया है वो आया है क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का, रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का आया है। और जस्ट कोल्ड वार का एंड होते ही ऐसे क्षेत्रीय संगठनों में एक संगठन उभरा, कौन सा बताओ, 1993 में, 91 में मास्ट्रिच संधि स्वरूप लेती है, 93 में लागू होती है। और कौन उभरता है, ईयू। देखते ही देखते कौन महत्वपूर्ण हो जाता है, आसियान टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को लेके कौन उभर आता है, सार्क उभर आता है। और इन संगठनों का महत्व बढ़ने लगता है, ब्रिक्स आ जाता है, फिर एससीओ आ जाता है, फिर एयू अफ्रीकन यूनियन आ जाता है 2003 तक आते आते। तो ये वो संगठन है जो जिन्होंने किन की जगह ले ली है, सैन्य संगठनों।
70-80 तक आते आते हम ये चर्चा करते थे, 85 तक भी, कि ये वारसा है, ये नाटो है, ये सिएटो है, ये सेंटो, कोई चर्चा नहीं करता। हमारे सिलेबस में भी चेंज हो गया, किसी का भी नाम नहीं है, एक भी सैन्य संगठन का। सारे नाम किनके हैं? क्षेत्रीय आर्थिक संगठन हो गए, इनके नाम आए हैं सारे, देख लो आप। तो इसका तात्पर्य आर्थिक हित क्या हो गए हैं? महत्वपूर्ण हो गए। अब आर्थिक हित महत्वपूर्ण हुए तो हमने देखा कि अब इस संगठन का महत्व कम हुआ और एक संगठन का महत्व बढ़ा। किसका? यूएनओ की बजाय कौन महत्वपूर्ण हो गया? डब्ल्यूटीओ। हालांकि आज हम नहीं जानते, हमारी संकट ये है कि अब डब्ल्यूटीओ की कोई नहीं पूछता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी कैसा संगठन हो गया? फेल हो गया। क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जगह कौन से संगठनों ने ज्यादा जगह घेर ली है? क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों जगह ज्यादा घेर ली, तो डब्ल्यूटीओ की वैल्यू कम हो गई है। वरना अगर आप देखेंगे 1995 से लेकर 2000 लगभग 10 तक रोज एक न्यूज आती थी काय की? डब्ल्यूटीओ की। आज ये कर दिया डब्ल्यूटीओ ने, आज सब्सिडी रोक दी, आज भारत को धमका दिया, आज चीन को धमका दिया, थर्ड वर्ल्ड को धमकाता रहता था, उनके ऊपर कोई न कोई प्रतिबंधकारी कदम उठाता रहता था। बाद में थर्ड वर्ल्ड एक बार डब्ल्यूटीओ को क्या कर दिया? साफ कर दिया। तो ऐसे करके यूएनओ की बजाय कौन हावी हुआ? डब्ल्यूटीओ हावी हुआ। अब आर्थिक हित महत्वपूर्ण हुए तो एक और मजेदार घटना यह हुई कि ये जो नव उपनिवेशवाद का दायरा था, ये विस्तृत हो गया। ये देखो, नव उपनिवेशवाद का दायरा विस्तृत। न्यू कॉलोनियलिज्म है ना, वो और ज्यादा स्प्रेड हो गया। कैसे स्प्रेड हुआ? अभी तक थर्ड वर्ल्ड अपने आप को बचाए हुए था। कौन से देशों से? पाश्चात्य देशों के। यार तुमने पहले बहुत लूटा 200-300, अब तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो ये येन केन प्रकरण थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के रखा था इन्होंने। साम्यवादी देश तो इनके चक्कर में ही नहीं पड़ते थे। अब जैसे ही 90 आया तो साम्यवादी देश गायब हो गए। अब थर्ड वर्ल्ड के पास कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है, वो जाए कहां? तो वो किसके पास चले गए? वापिस अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पास चले गए। वो काय में घुस गए? डब्ल्यूटीओ में घुस गए। वो हाथ फैलाने लगे वर्ल्ड बैंक के आगे, वो हाथ फैलाने लगे आईएमएफ के आगे। तो अब कौन से संस्थाओं का वर्चस्व बढ़ने लगा? जिनको कोई नहीं पूछता था, वो कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक। भारत के लोग खड़े ही रहते थे, हमें भी दे दो भाई कुछ। आईएमएफ, ये महत्वपूर्ण हो गए। और इन्होंने फिर शर्त लगा दी कि आपको किन की बातें माननी पड़ेगी? पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की बातें माननी पड़ेगी। अपन पश्चिमी यूरोप और अमेरिका नहीं बोलेंगे, अपन सीधा इतना ही बोलेंगे, अब आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की बातें, पाश्चात्य विश्व की बातें माननी पड़ेगी। उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। आपको अपने बाजार खोलने पड़ेंगे इनकी वस्तुओं के लिए, इनके व्यापार के लिए, इनके विचारों के लिए। अपने पूरे बाजार खोल दो, वहां इनकी सेवाएं जाएगी, इनकी कंपनियां जाएगी, इनका व्यापार जाएगा, इनकी वस्तुएं जाएगी और आपके यहां से कच्चा माल आएगा। तो ऐसे करके और नव उपनिवेशवाद का दायरा था, ये विस्तृत हो गया। ये सेकंड वर्ल्ड में भी फैल गया और ये बचे खुचे थर्ड वर्ल्ड में भी फैल गया। तो सेकंड वर्ल्ड तो खुद बर्बाद हो गया, वो तो खुद मुंह देख रहा है किसका? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। ये पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, खुद रूस, यूक्रेन, ये सारे बर्बाद हो रखे हैं। ये सारे इनका मुंह देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। तो ये हुआ नव उपनिवेशवाद के दायरा विस्तृत हो गया। और नव उपनिवेशवाद में एक और संकट है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको ये लगता है कि आपका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कल्याण नहीं कर, अंदर अंदर आपको क्या कर देते हैं? ये खोखला कर देते हैं। तो उपनिवेशवाद भी है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। एक बहुत ही सौम्य चेहरे के साथ उपनिवेशवाद फैलता है, तो हम सहमत है, हम खुद जाते हैं, वो नहीं आते हमारे पास, क्योंकि तुमने माहौल ही ऐसा तैयार कर दिया है कि अब आपको उनके पास जाना ही पड़ेगा। आपको जाना इसलिए पड़ेगा कि आपके सारे रास्ते बंद कर दिए उन्हें ग्रोथ करने के, आयात निर्यात के सारे रास्ते। डॉलर एकमात्र मुद्रा, वो आपके पास है नहीं। तो संसार में आपको एक दवाई भी छोटी सी खरीदनी है तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, और डॉलर में पैसा देना पड़ेगा तो आपको अमेरिका के पास से, क्योंकि वैश्विक मुद्रा डॉलर है। आपने कहा चीन से कि यार भाई तू ऐसे करिए, मुझे कुछ दवाइयां दे दे, मेरे नागरिक मर रहे हैं कैंसर से। वो बोला डॉलर दे, और डॉलर है ही नहीं।
उसने भारत से कहा कि हमें ये दे, तो हमने कहा हम तो भी डॉलर दे, होगा मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि डॉलर ऐसा हो गया था कि वो वर्चस्व स्थापित कर रखा है डॉलर का। तो अब आपको डॉलर के लिए कहां जाना पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक और IMF के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। तो आप उनके पास खुद गए हैं चल के, तो आप खुद तैयार हैं अपना शोषण करवाने के लिए। तो ये नव उपनिवेशवाद बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तब ऐसे में नोम चोम्स्की कहता है कि क्या तैयार किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। चलो इसकी चर्चा छोड़ देते हैं, और मुद्दा है। नव उपनिवेशों का दायरा विस्तृत हो गया। अब दायरा विस्तृत कैसे हुआ? तो हम इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दायरा विस्तृत करने के लिए एक लहर चली। कौन सी? LPG की लहर चली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस लहर के माध्यम से नव उपनिवेशवाद फैल गया। अब ये तो समझ गए, MNCs के माध्यम से, व्यापार नीतियों के माध्यम से, बिना कोई पैसा किए थर्ड वर्ल्ड का शोषण करना। LPG फैल गया। इस LPG के पीछे पीछे लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंच गई कौन सी? वाशिंगटन सहमति। खूब चर्चा हो चुकी है वाशिंगटन कंसेंसस की। दूसरे देशों में, जहां लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन सहमति पहुंची, वैसे ही थर्ड वर्ल्ड के दूसरे भारत जैसे देशों में, एशियन और अफ्रीकन देशों में पहुंचा संरचनात्मक समायोजन का कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। संरचनात्मक समायोजन प्रोग्राम पहुंच गया कि आप अपनी जितनी भी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चरल पावर्स देखिए आपने किसकी? सुसान स्ट्रेंज की, है ना। अपनी ज्ञान व्यवस्थाएं बदल दो, अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं बदल दो, अपनी उत्पादक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं बदल दो। ये सारा बदल दिया गया। संरचनात्मक समायोजन प्रोग्राम, अपनी संरचनाएं बदल दो। और संरचना बदल के क्या कर दो? खुली कर दो। संरचनाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दो। अगर सरकारी है तो उनका विनिवेश कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बेच दो जिसे भी बिक रही है। तो वाशिंगटन सहमति आई, संरचनात्मक समायोजन आए, LPG आए, और नव उपनिवेशवाद बहुत ज्यादा फैल गया। हर जगह किसका वर्चस्व फैल गया? अमेरिका का, और अमेरिका के नेतृत्व में चलने वाले ब्रेटन वुड्स जुड़वा का, और ऊपर से काम कर गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो IMF, वर्ल्ड बैंक और सब ने मिलकर और अमेरिका की सहायता की, तो नव उपनिवेश का दायरा विस्तृत हो गया। तो हमने देखा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया। संसार में जो सैन्य ताकत के बल पे कौन दादागिरी करने लगा? अमेरिका। MNCs फैल गई, आर्थिक हित महत्वपूर्ण हो गई, और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन महत्वपूर्ण हो गए सैन्य संगठनों के बजाय। और मैंने कहा वाशिंगटन सहमति, संरचनात्मक समायोजन, बहुत नई नई शब्दावलियां हमारे सामने आई। और क्या मजेदार घटनाएं घटी। अमेरिका के नेतृत्व में जब पैक्स अमेरिकाना आया तो एक नई मजेदार चीज आई। पैक्स अमेरिकाना में एक शब्द गायब हो गया, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। बल्कि इसकी जगह एक नया शब्द आया, सुरक्षा का सामूहिकीकरण। इसका तात्पर्य है कि अब सामूहिक सुरक्षा नहीं होगी, एक पे हमला सब पे हमला नहीं होगा, बल्कि अब समूह बना के और दूसरों पे हमला किया जाएगा। और उसको यह कहा जाएगा अगले ने कुछ नहीं किया है, फिर भी आप उस पर क्या कर दोगे? हमला कर दोगे। सामूहिक सुरक्षा में एक हमलावर होता है, वो हमला करता है, उसकी पहचान की जाती है, और फिर बाकी सारे मिलकर उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और जो विरोध करते हैं ना, वो सारे इतने ज्यादा होते हैं और इनकी इकट्ठी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि सामने वाला उनके सामने क्या पड़ जाता है? छोटा पड़ जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा में तो ये होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप पे कोई हमला करे, आप खुद अपना क्या करो, इकट्ठे हो जाओ और अगले की सुरक्षा को काट डाल दो खतरे में। ऐसे ही करके और 34 देश इकट्ठे हुए बेफालतू इराक पे 2003 में क्या कर दिया? हमला कर दिया। ऐसे ही उन्होंने कोसोवो पे हमला कर दिया, सर्बिया के ऊपर कोसोवो संकट में। ऐसा ही हमला लीबिया पे कर दिया, सीरिया पे कर दिया। तो ये सारा क्या है? सुरक्षा का सामूहिकीकरण है। किसके नेतृत्व में? नाटो के नेतृत्व में। और नाटो का नेतृत्व किसके पास?
अमेरिका के पास। तो अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की बलि चढ़ा दी, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा यूएन के नेतृत्व में खड़ी होती है, और वो किसके नेतृत्व में खड़ी हुई बाद में? अमेरिका के नेतृत्व में। तो उसको हम सामूहिक सुरक्षा नहीं कहते, बल्कि सुरक्षा का सामूहिकीकरण बोलते हैं। ये काम हुआ न्यायी काम। यूएनओ अब देख रहा है, और संसार में जितनी भी सैन्य गतिविधियां हैं 1990 वाली एक गतिविधि को छोड़ के, फर्स्ट खाड़ी युद्ध को छोड़ के, बाकी सारी गतिविधियां किसकी संचालित की हुई है? अमेरिका की संचालित की हुई है। तो ये सुरक्षा का सामूहिकीकरण हो गया है। दो और मजेदार घटनाएं घटती है आफ्टर कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार एरा में, उनकी ओर चर्चा करते हैं। अभी तक ये तो शब्दावली तो है, इनमें लंबे लंबे लिख देंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। इनमें कतई रटना मत, आपके समझ में आया हुआ है क्या हुआ था। और देखते हैं क्या हुआ है। सुरक्षा का स्वरूप बदल गया है, और सुरक्षा का जो परंपरागत स्वरूप था वो चला गया है। और अब जो सुरक्षा को खतरे थे वो कौन से हो गए हैं? गैर परंपरागत खतरे। अभी तक जो परंपरागत खतरे थे वो क्या थे? सुरक्षा को क्या खतरा था? अभी सुरक्षा को खतरा था एक देश दूसरे देश के लिए खतरा बना हुआ था। और जो यथार्थवादी कहते हैं अब जो मेन भूमिका निभा रहे थे इस परंपरागत में, वो मेन एक्टर कौन होते हैं? स्टेट होते हैं। और ये यथार्थवादी कहते हैं एक दूसरे के लिए खतरा बना रहते हैं, क्योंकि ये झगड़ा करते हैं शक्ति के लिए। अब ये खतरे टल गए हैं, अब कोई एक देश दूसरे देश के लिए खतरा नहीं है। तो परंपरागत खतरे टल गए हैं, सुरक्षा का परंपरागत स्वरूप बदल गया है कि चलो बॉर्डर सिक्योर कर लो, सेनाएं इकट्ठी कर लो, हथियार इकट्ठे कर लो, ताकि दूसरा हम पे हमला नहीं कर दे, उसको जवाब देना है। अब ऐसे खतरे गायब हो गए, अब कोई किसी पे हमले करने की सोच ही नहीं रहा। पहले बात तो इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि सबका ध्यान अब आर्थिक मुद्दों की ओर है। सारे देश ये चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं, बस सारे ये चाह रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, अब इसलिए भी हो गया है कि खतरे क्या हो गए? गैर परंपरागत हो गए। अब खतरा है वो सबको, एक नॉन स्टेट एक्टर है कौन सा? आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद फैल गया, प्रत्येक देश को इससे खतरा है। अब ऐसा ही एक नॉन स्टेट एक्टर है महामारियां, ऐसा ही एक नॉन स्टेट एक्टर है वो है पर्यावरण प्रदूषण। ये बॉर्डर नहीं देखता, अब ये मारेंगे सबको। ऐसा ही एक है वो है आपके आर्थिक अप डाउन, आर्थिक ऊंच नीच, जिसमें कभी बाजार डूब जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक देश में बाजार हिलता है, पूरा संसार हिल जाता है। ये बड़े खतरे आ गए। और ऐसा ही खतरा आ गया है वो टेक्नोलॉजी के रूप में आ गया, जो वायरस आ गए। तो ये महामारियां, आतंकवाद, पर्यावरण, ये सीमाओं को और नहीं देखते, सीमाओं को लांघते हैं ये। तो अब एक देश दूसरे देश से खतरा महसूस नहीं करा, इनसे खतरा महसूस, ये बड़े खतरे हो गए। तो अब सुरक्षा का स्वरूप बदल गया। सुरक्षा का स्वरूप बदला, इसके साथ एक काम और हो गया। अब किसका स्वरूप बदल गया है? युद्ध का स्वरूप बदल गया है। युद्ध का स्वरूप दो तरीके से बदल गया है। एक स्वरूप तो ये है कि अब इंटरनेशनल वार नहीं हो रहे हैं, या अब दो देशों के युद्ध नहीं हो रहे, बल्कि अब जो युद्ध हो रहे हैं वो गृह युद्ध हो रहे हैं। तो अब एक नया सिनेरियो ये आया है कि वार कौन से हो रहे हैं? सिविल वार हो रहे हैं। और दूसरा ये आया है कि अब जो वार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं? पोस्ट वेस्टफीलियन हो रहे हैं। और एजमेट्रिक युद्ध हो रहे हैं, जिनको हम कौन से युद्ध बोलते हैं? विश्व युद्ध हो रहे हैं। सिविल वार क्या है? अब दो देश आपस में नहीं झगड़ रहे हैं, बल्कि एक ही देश में विभिन्न समूह राष्ट्रीयता को लेके, पहचान को लेके, धर्म को लेके या निर्जातीयता को लेके झगड़ रहे हैं। युगांडा में झगड़ रहे हैं, सोमालिया में झगड़ रहे हैं, नाइजीरिया में झगड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान में झगड़ रहे हैं, श्रीलंका में ये झगड़ रहे हैं, सिंहली और तमिल। आधे से ज्यादा अफ्रीका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अधिकांश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ऐसे करके और क्या छिड़ गया है? सिविल वार छिड़ गए हैं।
और अब जो मुद्दे हैं वो एक चीज गायब हो गई है, धर्मनिरपेक्षता। और मुद्दे धर्म के चारों ओर और किसके चारों ओर केंद्रित हो गए हैं? राष्ट्रीयता के चारों ओर केंद्रित हो गए। और अब ये हमने कर ही लिया है, युद्धों का स्वरूप बदल गया। पोस्ट वेस्टफिलियन और विषम युद्ध खड़े हो गए। पोस्ट वेस्टफिलियन युद्ध वो होते हैं जो समान शक्तियों में नहीं लड़े जाते, बल्कि अब शक्तियां असमान है। एक तरफ नाटो हो जाता है, एक तरफ पिद्दी सी शक्ति इराक हो जाता है, एक पिद्दी शक्ति अफगानिस्तान हो जाता है, एक पिद्दी शक्ति सर्बिया हो जाता है। ऐसे शक्तियां और फिर महाविध्वंसकारी युद्ध हो गए। अब वीडियो गेम वार होने लग गए। तो ये है युद्धों का क्या बदल गया है? स्वरूप बदल गया है। ये है कौन सा विश्व? पोस्ट कोल्ड वार एरा है ये वाला। साम्यवाद चला गया है, अमेरिकन हेजेमनी आ गई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, सुरक्षा का स्वरूप, युद्धों का स्वरूप बदल गया है। मुद्दे सैन्य संगठनों की बजाय आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। नौपनिवेश पहले से ज्यादा हो गया है। ये सारे परिवर्तन होते हैं कोल्ड वार के अंत के बाद। तो ये था विभिन्न विचारक पोस्ट कोल्ड वार एरा को अलग अलग प्रकार से प्रकट करते हैं। ऐसे ही विचारकों में एक विचारक है, वो क्या कहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वार एरा क्या है। पोस्ट कोल्ड वार एरा के लिए और कोई नहीं चर्चा करेंगे, ये कुछ नहीं है, एंड ऑफ हिस्ट्री है। ये तो व्यापक चर्चा, इसमें बहुत ही अपने आनंद आएगा पढ़ने तो। फ्रांसीसी फुकुयामा वाला, फुकुयामा कहते हैं ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। अब आज के बाद कभी भी विचारधारात्मक झगड़े नहीं होंगे। तो इसके सामने फिर एक विचारक और कूद पड़ता है, वो कौन सा है? हंटिगटन। वो बोला एंड ऑफ हिस्ट्री बकवास है। अब के बाद जो झगड़े होंगे वो काय के होंगे? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। अब सभ्यताओं के और संस्कृतियों के झगड़े होंगे। और अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा वो कौन सा है? पहचान। और पहचान मान लेते हैं आइडियोलॉजिकल नहीं होगी, लेकिन पहचान का मुद्दा गायब नहीं होगा, बल्कि अब पहचान ज्यादा कौन सी हो जाएगी? धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण हो जाएगी। और कौन सी महत्वपूर्ण हो जाएगी? सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण हो जाएगी। कल्चरल और रिलीजियस पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। और फिर झगड़ेंगे ये ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, कन्फ्यूशियस। सिखों को गायब कर दो, सॉरी, जैनों को गायब कर दो, बार बार शब्द आ जाता है। तो ईसाई झगड़ेंगे, मुस्लिम झगड़ेंगे, कन्फ्यूशियस झगड़ेंगे, लेटिन अमेरिकन है, अफ्रीकन संस्कृतियां हैं, हिंदू है, ये झगड़ेंगे आपस में। अब होगा क्या? तो हेनरी किसिंजर कहता है कि क्या होगा? हेनरी किसिंजर कहता है कि उस समय बहुध्रुवीय हो जाएगा अब। और अब इसमें कितनी शक्तियां होगी? 6 शक्तियां होगी। अमेरिका तो है ही, रूस भी बना रहेगा, दोबारा फिर उभर जाएगा। ईयू नया आ जाएगा इकट्ठा होके, जापान आ जाएगा, चीन आ जाएगा। छठी शक्ति के रूप में कौन उभर सकता है? भारत भी उभर सकता है। तो अब ऐसा सा विश्व हो जाएगा, बहुध्रुवीय विश्व में एक ध्रुवीय विश्व हो जाएगा। हेनरी किसिंजर ये कहता है ये होगा पोस्ट कोल्ड वार एरा। और एक है वो 6-7 एक मॉडल बताता है कि विश्व किस प्रकार का होगा। उसका नाम बताना क्या है? ये याद मत करना, वैसे मॉडल से समझ लेंगे अपन। हारकेवी, हारकेवी कहता है कौन कौन से मॉडल आएंगे। तो कुछ मॉडल तो हमने देख लिए। वो कहता है एक मॉडल आएगा वो भू आर्थिक आएगा। ये कौन सा मॉडल? भू आर्थिक। आप बताओ। जियो इकोनॉमिक मॉडल आएगा। अभी तक मॉडल था वो जियो पॉलिटिकल ज्यादा था। जियो पॉलिटिकल मॉडल में सुरक्षा संगठन आते हैं, वार्स आता है, सियोटो आता है, सेंटो आता है, नाटो आता है। अब वो नहीं आएगा। अब
परिदृश्य कैसे नापे जाएंगे? भूआर्थिक नापे जाएंगे। अब भूआर्थिक नापे जाएंगे तो एससीओ बनेगा। उदाहरण से देखते हैं, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन बढ़ेगा। भारत और पाकिस्तान क्या करो रहा है, मानी रला लियो, हमें भी शामिल कर लो। अब वो कायम है अच्छा, मैं तो ये कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान उचक उचक के देख रहे हैं कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, ये बहन देख रही है पीछे क्या हो रहा है। ये उचक उचक के मैं क्या देख रहा हूं। आनंद आ गया। तो हम काय की चर्चा कर रहे थे? भूआर्थिक चर्चाएं। अब ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। अब है ना, अब भूआर्थिक का तात्पर्य क्या है बताओ? भूआर्थिक तुर्की क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरे को उसका में शामिल कर लो। जो एक आपने एक क्षेत्रीय क्षेत्र, एक भूक्षेत्र है। कौन सा भूक्षेत्र? यूरोप का भूक्षेत्र। उसमें आपने एक आर्थिक संगठन बनाया ईयू, मुझे भी उसमें क्या कर लो, शामिल कर लो। मुझे सार्क में शामिल कर लो, आसियान में शामिल कर लो। तो अब एक नया मॉडल उभरा है। कौन सा मॉडल? भू आर्थिक मॉडल। उससे पहले भू आर्थिक मॉडल था, उससे पहले भू राजनीतिक मॉडल था, जियो पॉलिटिक्स थी। अब जियो इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण हो गई है। ग्लोबल विलेज मॉडल। ग्लोबल विलेज मॉडल क्या है? पूरा संसार क्या हो गया है? एक हो गया है। कनाडा का वो था ना मैकलुहान वाला मॉडल, ग्लोबल विलेज मैकलुहान। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मॉडल आया है। एक अपन है ग्लोबल साउथ का मॉडल हो रहा है। ये देखो, ये ग्लोबल साउथ की तो चर्चा नहीं करता। खैर, एक ग्लोबल साउथ का मॉडल आया है। एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का तात्पर्य है कि अब जमाना चला गया है किसका? नॉर्थ का। अब इस ग्लोब पे प्रभुत्व किसका होगा? साउथ का। अब शक्तिशाली होंगे चीन, अब शक्तिशाली होगा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, ये उभरेंगे। आसियान, जापान, ये उभरेंगे। तो अब क्या उभरेगा? ग्लोबल साउथ उभरेगा। नॉर्थ के जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो गायब हो जाएंगे, यानी वो कम शक्तिशाली हो जाएंगे। अब ये ग्लोबल साउथ उभरने का टाइम है। तो ये कहता है भू आर्थिक मॉडल उभरा है, ग्लोबल विलेज उभरा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। फिर ये कहता है कि विश्व है हमें कैसे नजर आएगा? यूनिपोलर आएगा। फिर ये कहता है कि ऐसा है जब द्विध्रुवीयता में क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जाएगा। और एक और व्यवस्था आएगी, एक ध्रुवीय में बहुध्रुवीय भी नजर आएंगे आपको। कुछ और सारे नए नए केंद्र उभर आएंगे। एक ध्रुवीय भी लगेगा, बहुध्रुवीय भी लगेगा, जापान जुपान कई सारे उभर आएंगे। तो ऐसे करके हर के भी कई मॉडल बताता है। हमें इन मॉडलों को रटना नहीं है, इतना याद रखना है कि वास्तव में पोस्ट कोल्ड वार एरा है उसमें संसार क्या बन गया है? ग्लोबल विलेज। उसमें कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई है? भू आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो गया है, यूनिपोलर वर्ल्ड खड़ा हो गया है, द्विध्रुवीय व्यवस्था का रिडक्शन हो गया है, घट गई है ये तो, द्विध्रुवीय तो खत्म हो गई है। ऐसे करके, और ये उस मॉडल्स की चर्चा करता है कौन? हार्केवी। तो हार्केवी ने समझाया है कि हम कैसे देखें 1990 के बाद के हालात को। इस हालात को देखने के हमारे पास कई तरीके हैं। इस हिसाब से देखा है हमने ग्लोबल साउथ को देखा है, ग्लोबल विलेज देखा है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल विलेज में क्या अंतर है बताओ? ग्लोबल साउथ तो सारे संसार का एक होना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वस्तुओं के आवागमन के माध्यम से, विचारों के संचार के माध्यम से, ये है। और ग्लोबल साउथ क्या होता है? विकासशील देशों का उभरना, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना वैश्विक शक्ति में, वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक शक्तियों में, ये है। तो ये हमने एक और टॉपिक कर लिया, कौन सा? पोस्ट कोल्ड वार एरा। और इस पोस्ट कोल्ड वार एरा में हमने देखा एक महत्वपूर्ण चीज, और वो क्या थी? वो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब हमारी जो अगली चर्चा चलेगी वो काय के ऊपर चलेगी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे चलेगी है? हाँ, चलो एक और कर लेते हैं। इस हार्केवी एक और बताता है, दो जोन उभरेंगे, एक होगा जोन ऑफ पीस और एक होगा जोन ऑफ टर्मोइल। इनकी चर्चा कौन करता है? फ्रांसीसी फुकुयामा।
ये एक मॉडल है। जोन ऑफ पीस का नेतृत्व करेंगे यूएसए, पश्चिमी यूरोपीय देश ईयू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। ये काय में आएंगे? जोन ऑफ पीस में आएंगे। ये अरब देश ये सारे काय में आएंगे? जोन ऑफ टर्मोइल में। तो संसार कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। एक नया ही विभाजन नजर आएगा, जोन ऑफ पीस का और जोन ऑफ टर्मोइल का। एक जो शांति बनाए रखना चाहते हैं, एक जो शांति को भंग करते हैं। अब ये व्याख्याएं किसकी है? ये फ्रांसिस बुकन, पाश्चात्य लोगों की व्याख्याएं हैं। कौन करता है शांति भंग? आप बताओ। इस संसार में सबसे बड़ा आतंकवादी देश है वो अमेरिका है इस संसार के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, उनके खुद के देश का नोम चोमस्की कह रहा है ये है सबसे बड़ा आतंकवादी। तो वो करता है शांति भंग। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं, शांति भंग करता है चीन, शांति भंग करता है अरब देश, ये करते हैं। वो नहीं करते शांति भंग, तो ये करते हैं जो ईसाइयों के देश है। तो ये हमने कौन सा देखा? पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब हम अगली चर्चा करेंगे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।